नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने किसान महाकुंभ के जरिए लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से किसानों को बीजेपी के पक्ष में एकजुट करने की कोशिश की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी किसान महाकुंभ आयोजित किया गया, जिसमें राजनाथ सिंह ने केंद्र सरकार के उन कामों को गिनाया जो किसानों के हित में किए गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने भी राज्य सरकार की ओर से किसानों के किए गए कामों का जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी पर किसानों के साथ दोहरा व्यवहार करने का आरोप लगाया। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि मोदी सरकार जहां एक तरफ दिल्ली में किसानों पर गोली चला रही है, वहीं दूसरी तरफ रायपुर में किसान कुंभ का आयोजन कर किसान हितैषी होने का दिखावा कर रही है। प्रदेश के अन्नदाता के हितों पर हो रही सियासत पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आइए सुनते हैं क्या कहते हैं हमारे नेता। मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी किसान मन के पार्टी है। आज देश की आजादी 75 साल हो गए, इनमें ज्यादा कांग्रेस पार्टी के सरकार रही से, लेकिन किसान मन पर कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं सोची हम, लेकिन 2.5 महीना में ही आपन के छत्तीसगढ़ के सरकार बड़े बड़े निर्णय ले ली से बताते हुए हर्ष होते कि 13 दिसंबर के हमारी सरकार शपथ में ली और 14 दिसंबर के पहला कैबिनेट में हमन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के निर्णय ले हैं। 25 दिसंबर हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारत रत्न सर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन जो पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मना थे, वो दिन कुछ मिनट में 12 लाख से ज्यादा किसान के खाता में 3716 करोड़ रुपया भेजे के काम करे हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान कर दे हैं। अब आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की नेतृत्व में सरकार आते ही यहां पर 100 दिन में ही जो विकास पटरी से उतर चुका था, वो हमारा विकास अब पटरी पर लौट आया है। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का काम पहली बार जी किसी ने किया था तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। लेकिन बीच में 5 वर्षों के लिए यहां पर जो कांग्रेस की हुकूमत आ गई है, कैसी सरकार चली है, भ्रष्टाचार का कितना बोलबाला था, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को एहसास होगा। तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह नीति आयोग कह रहा है। 25 करोड़ लोग गरीबी के संकट से बाहर हो चुके हैं और यकीन दिलाता हूं, इस बार मोदी जी के नेतृत्व में आप सरकार बनाइए। बहनों भाइयों, हिंदुस्तान में हम लोग एक भी गरीब नहीं रहने देंगे, एक भी गरीब नहीं रहने देंगे। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है, मैं समझता हूं फिर विधानसभा चुनाव की तरह छत्तीसगढ़ के किसानों को ठगने के लिए और लालच देने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, एक तरफ देश में किसान आंदोलित हैं, उनके ऊपर लाठियां, डंडे, आंसू गैस, गोले और रबर की गोलियां बरसाई जा रही है। उनमें मोदी सरकार बात करने को तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता को सिर्फ झूठ बोले और ठगने का काम कर रही है, ताकि लोकसभा चुनाव तक उनको एक बैलेंस रखा जाए और लोकसभा चुनाव के बाद फिर उनको दूध में मक्खी की गिरे जैसा उनको निकाल के फेंक दिया जाए। अगर हिम्मत है तो ये 3100 रुपये पूरे देश में दे, हिम्मत है 500 रुपये गल सिलेंडर पूरा देश में दे, लेकिन मोदी सरकार में हिम्मत नहीं है। इस तरह से दोहरी नीति अपना रही है। इसका मैं समझता हूं कि आने वाला लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ और पूरी देश की जनता मोदी सरकार को माकूल जवाब देगी। तो किसान महाकुंभ के जरिए किसानों को अपने पाले में करने की कोशिश और कांग्रेस का यह आरोप कि वास्तव में बीजेपी किसान हितैषी नहीं है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान अभी तक जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। जसविंदर सिंह बग्गा, बीजेपी प्रवक्ता, कौशल स्वर्णबेर, वरिष्ठ पत्रकार, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे जसविंदर सिंह बग्गा जी से। बग्गा साहब, बीजेपी कह रही है कि एक बार और जिताइए,
देश में एक भी गरीब नहीं रहने देंगे, ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा है। आज नीति आयोग की रिपोर्ट की बात उन्होंने की है कि 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, यानी कि गरीब नहीं रहे हैं। सर, एक बार कांग्रेस ने भी एक गरीबी हटाओ का नारा दिया था, आज तक गरीबी हटी नहीं। गरीब नहीं रहने देंगे का आशय हम क्या समझे कि वास्तव में गरीबी हटेगी? बग्गा साहब, सवाल आपसे है। देवेंद्र जी जी देवेंद्र जी 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 देखिए, मतलब विषय को समग्रता में हम सबको आज समझने की आवश्यकता इसलिए है कि राजनाथ सिंह जैसे गंभीर व्यक्तित्व ने अगर इस बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक मौका और दें तो हम देश में एक भी गरीब नहीं रहने देंगे। इसका ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले 2014 के चुनाव से पहले एक विजन के साथ देश में इसके लोगों के सामने अपनी बातों को रख के अपने लिए बहुमत, अपने लिए जनमत मांगा था और देश की जनता ने हमारी बातों पर विश्वास करते हुए माननीय मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत के साथ केंद्र में सरकार में बैठाया। हमने 2 पंचवर्षीय 2014 से 19 और 19 से 24 लगभग पूरा होने जा रहा है। इन 10 वर्षों में देश के समग्र विकास को लेके, देश के हर वर्ग के विकास को लेके, इसमें किसान भी हैं, महिला भी हैं, आदिवासी भी हैं, जनजाति हैं, जाति वर्ग के लोग हैं, ऐसे सबके लोगों को लेके ऐसी कल्याणकारी योजनाओं के साथ हमने देश में एक सुशासन की परंपरा प्रारंभ की है, जिसका अंतर आपको देखने को मिल रहा है। आपने नीति आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर नीति आयोग की रिपोर्ट में माना है। और मुझे लगता है अगर हम नीचे पे जाके, धरातल पे जाके चीजों को देखें तो किस प्रकार भारत के लोगों के मूलभूत सुविधाओं में विस्तार हुआ है। मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 4 करोड़ ऐसे घर जो कच्चे थे हमने उन्हें पक्के बना दिए प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत, और अब हम उन पक्के मकानों में बिजली के साथ साथ अब साफ पानी की व्यवस्था मुहैया कराने जा रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मुझे लगता है कि यह कार्य भी आने वाले 1 वर्ष में पूरा हो जाएगा। हम किस प्रकार से कार्यों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत उन घरों में गैस सिलेंडर मुफ्त देने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं की आंखों में धुएं से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं हम उनसे बच सकें। और इसी प्रकार आयुष्मान योजना। एक बात समझाइए हम मुझे कि राजनाथ सिंह जी ने ये बातें कही हैं कि एक मौका और दीजिए, देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, यानी कि ये टाइम बाउंड मान लें कि 5 साल में कोई अब गरीब नहीं बचेगा। अगर जो एक मौका और मोदी जी को दे दिया गया तो, बीजेपी की सरकार बन गई तो, ये मान लें हम? निश्चित रूप से मानना चाहिए, और इसलिए मानना चाहिए कि हमने 10 वर्ष में जिस प्रकार से विकास कार्यों के ढांचे को खड़ा किया है, आधारभूत संरचनाओं को खड़ा कर लिया है, अब उस पर हमको बड़ी तेज गति से काम करने की आवश्यकता है। मोदी जी ने भी कहा है कि आने वाले 5 वर्ष देश में बेहतर, तेज और कड़े निर्णय वाले काम करने वाला समय होगा। माननीय राजनाथ सिंह जी ने उस लाइन को दोहराया है कि ये 5 वर्ष जो हमें मिलने जा रहे हैं, और मान के चलिए देवेंद्र जी, मोदी जी ने और राजनाथ सिंह ने आग्रह जरूर किया जनता के साथ, लेकिन पूरे देश की जनता का मन बना हुआ है कि आने वाले 5 नहीं 10-15 वर्षों तक। चलिए बग्गा साहब, और इसलिए राजनाथ सिंह जी कहते हैं, ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात हमारे समझ में आ गई। ठीक है, आपकी आवाज कट के आ रही है, थोड़ी देर बाद कट जा रही है, इसलिए हम आपके पास पुनः आएंगे। हमारे साथ रुपेश दुबे जी जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, ये जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। बग्गा साहब ने ये बातें कह दी हैं कि 5 साल एक बार और मोदी को दे दिया जाए, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो देश में गरीबी रहेगी ही नहीं, एक भी गरीब नहीं बचेगा, जैसा कि राजनाथ सिंह ने भी आज ये बातें कही हैं। क्या लगता है कि देश से गरीबी हट जाएगी एक बार और 5 साल मौका दे दिया अगर देश की जनता ने तो? रुपेश दुबे जी, चलिए, रुपेश दुबे जी तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, तो हम वरिष्ठ पत्रकार महोदय के पास जाना चाहेंगे। कौशल साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे और इसी सवाल का जवाब लेंगे कि
राजनीतिक पार्टियां जो हैं, हम थोड़ी देर बाद आएंगे रुपेश जी, क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो हम थोड़ी देर बाद आएंगे आपके पास। तो कौशल जी, कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, एक बार कांग्रेस ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था और गरीबी आज तक नहीं हटी। अब यही नारा मात्र 5 साल के अंदर देश में कोई गरीब नहीं बचेगा, ऐसा बीजेपी का कहना है, राजनाथ सिंह जी का कहना है, बग्गा साहब का कहना है, मानना है कि एक मौका और दिया जाए, गरीबी नहीं बचेगी। क्या आपको लगता है? देखिए, जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दलों की ये मजबूरियां हो जाती है कि वो कुछ ऐसा नारा दे जो लोगों के दिलो दिमाग पर घर कर जाए। आप देखेंगे जब से चुनाव हो रहे हैं, पहले आम चुनाव से लेकर अभी तक लगातार जितने भी चुनाव हैं, हर बार बेरोजगारी की बात होती है, हर बार गरीबों की बात होती है, हर बार महिलाओं की बात होती है, हर बार करप्शन हटाने की बात होती है। लेकिन क्या वो हटते हैं? आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों से जो राजनीतिक दलों के ऊपर उठ जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को आप कब तक इस तरह की चीजों से बरगला सकते हैं। आप देखेंगे केंद्र सरकार का एक विज्ञापन जगह जगह पे टंगा हो जिसमें 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देने की बात कही जा रही है। तो क्या 5 साल में 80 करोड़ जो गरीब है वो गरीबी रेखा से मुक्त आ जाएंगे? ये मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। आप जो काम कर सकते हैं उन्हीं चीजों को बोलना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल के लिए मैं बात कहना चाहूंगा कि आप जो काम 5 साल में कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव 5 साल के लिए होते हैं, 5 साल बाद फिर से आपको चुनाव में जाना होता है, तो आप वही बातें करें जो आप पूरा कर सकते हैं। गरीबी, एक भी गरीब नहीं रहेगा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब आप 80 करोड़ गरीबों को सिर्फ 5 साल में बाहर निकाल देंगे। इस तरह की जो बातें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ चुकी है और मैंडेट तय करने का जिम्मा उनके हाथ में होता है, तो जो लोग, जो जनता, जो आपके वोटर हैं, आप उनको कम से कम इस तरह से ना उलझाएं कि जो उनको सुनने में ही असहज महसूस हो। तो इस तरह की बातों से मुझे लगता है कि जो भी राजनीतिक दल उनसे दूर रहना चाहिए। आप वही वादे करें जो आप कर सकते हैं पूरे, वो वही वादे करें जिनको आप 5 साल निभा सकते हैं या लोगों को थोड़ी राहत दे सकते हैं। निश्चित तौर पर जो गरीबी है सबसे बड़ा विषाप है। मुझे लगता है कि इस पे हर राजनीतिक दल को काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, हर राजनीतिक दल को काम करना चाहिए, गरीबी हटाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन वादे भी ऐसे करने चाहिए कि जो पूरे हो सके 5 साल के अंदर। रुपेश दुबे जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, आपकी आवाज जरूर हमारे तक आएगी। इसी आशा के साथ हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि एक बार कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, अब वही नारा बदले रूप में एक तरह से कहा जा सकता है कि आज राजनाथ सिंह ने दे दिया छत्तीसगढ़ में कि अगर 5 साल और मौका मिला तो गरीबी नहीं रहेगी देश में, एक भी गरीब नहीं रहेगा। क्या कहेंगे? आप तो सफल नहीं हो पाए, बीजेपी तो नारा दे रही है, अब क्या वो सफल हो जाएगी? आपको क्या लगता है? देवेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। जिस प्रकार से भाजपा सत्ता में आने के लिए तमाम हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रही है और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में किसान महाकुंभ के नाम से आज इन्होंने अपनी राजनीतिक नौटंकी करी है, देखिए ये वही भाजपा है जो किसानों के कृषि यंत्रों पर जीएसटी लगाई है। ये वही भाजपा है जो किसानों को 2022 तक आय दुगना करने की बात कही थी, आज तक उसकी कार्ययोजना नहीं बना पाई है। ये वही भाजपा है जो छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी के नाम से चुनाव जीते हैं और उसके बाद किसानों को 31 रुपए का भुगतान आज तक नहीं किए हैं। 12 तारीख को देने की बात की जा रही है, लेकिन एक मुश्त नगद काउंटर की बात इनके द्वारा आज तक नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर के भाजपा न तो गरीब हितैषी है, ना किसान हितैषी है। और जिस प्रकार से उज्ज्वला गैस योजना की रिफिलिंग देख लीजिए आप, उज्ज्वला गैस योजना की रिफिलिंग में लगभग 2 करोड़ लोगों ने रिफिलिंग कराई ही नहीं और महंगाई की मार इन्होंने दी है, जिसके चलते देश की जनता, देश की महिलाएं और देश के युवा वर्ग बेरोजगारी का दंश झेलने पर विवश है। और इनके द्वारा गरीबी हटाने की बात किस प्रकार से की जा रही है? नीति आयोग की रिपोर्ट में बता रहे हैं कि इतने आदमी 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, वही 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क चावल देने का काम भाजपा कर रही है। ये इनका दोहरा चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा है। जी बिल्कुल, ये चाल चरित्र और चेहरा है। जसविंदर सिंह बग्गा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। एक बात और कांग्रेस बड़ी जोर शोर से कह रही है कि छत्तीसगढ़ में ही क्यों, पूरे देश में क्यों नहीं, 3100 रुपए प्रति क्विंटल अगर जो एमएसपी आपने धान की है
तो पूरे देश में क्यों नहीं? बात तो जायज है। जसविंदर देवेंद्र जी, जी मुझे लगता है आप दीपक बैज जी के बयान का उद्धरण दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। दीपक बैज जी कांग्रेस के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं उनका बड़ा सम्मान करते हुए उनकी बात से असहमति व्यक्त करता हूं। देखिए, हमने छत्तीसगढ़ के किसानों को मोदी जी की गारंटी के रूप में 3100 रुपए धान की कीमत निर्धारित, और हम 3100 रुपए धान की कीमत देने जा रहे हैं साहब रुपेश जी। हमने केंद्र समर्थित जो एमएसपी है आपके खातों में डाल दी है और 12 मार्च की तिथि भी निर्धारित कर दी है। जब हम 24 लाख किसानों के खाते में 917 रुपए प्रति क्विंटल अंतर की राशि के हिसाब से लगभग 13,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करने जा रहे हैं 12 मार्च को, हम जो कहते हैं वो करते हैं। और मुझे लगता है इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छत्तीसगढ़ की जनता को पूरा विश्वास है, देश की जनता को मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास है। सिर्फ कहा नहीं है साहब, हमने किसानों के लिए किया है। देखिए, मोदी जी के पदभार ग्रहण के पहले 2014 के पहले जब मनमोहन सिंह के 10 वर्ष की कांग्रेस की सरकार थी तो खेती का किसी का बजट कितना हुआ करता था? लगभग 27,000 करोड़ रुपए, और आज लगभग 5 गुना बढ़ोतरी के साथ 1.25 लाख करोड़ रुपए का कृषि बजट है साहब। हम सिर्फ कहते नहीं, हम करके दिखाने में यकीन करते हैं। अगर मोदी जी ने कहा कि वो किसानों की खेती की उपज का मूल्य 2 गुना करेंगे तो विश्वास रखिए विभिन्न साधनों के तहत हम करने जा रहे हैं। किस प्रकार से हम चीजों को सब्सिडाइज कर रहे हैं, किस प्रकार से हम बिजली की व्यवस्था उनके लिए, किसानों के लिए बना रहे हैं, किस प्रकार से उनके खादों को सब्सिडाइज करने जा रहे हैं, और इस प्रकार से किसानों की लागत के मूल्य को कम करते हुए और एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी करते हुए हम किसानों को उनकी उपज के मूल्य का सम्मानजनक एक राशि देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके कारण ही मोदी जी ने 2019 में किसान सम्मान निधि को भी निर्धारित किया कि किसान को उपज की शुरुआत, खेती की शुरुआत करते समय 6,000 रुपया प्रति साल देने की कोशिश हमने प्रारंभ की है, जिसका किसानों ने सम्मान पूर्वक स्वीकार किया। हमने 300 यूनिट तक बिजली फ्री की बात की है किसानों के लिए साहब। और छत्तीसगढ़ की बात अगर मैं करूं देवेंद्र जी, छत्तीसगढ़ में जब किसान, हमारी सरकार 2003 में जब आई थी, उससे पहले जब कृषि कार्यों के लिए कर्ज लेता था तो उसपे 18% के हिसाब से ब्याज देता था साहब। वो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी जिसने ब्याज की दर को 18% से घटाकर 0% कर दिया था और किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने की कोशिश हमने सफलतापूर्वक की और किसानों के जीवन स्तर को हमने बढ़ाया था। हम इस प्रकार से कोशिश करके किसानों की आय को दुगना करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ बातों में यकीन नहीं करते हैं रुपेश जी, हम कार्य करते हैं और कार्यों को करके दिखाते हैं। अगर हमने कहा है कि हमने बनाया है और हम इसे संवारेंगे तो विश्वास रखिए छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है ना रुपेश जी, तो संवारने का काम हम करेंगे। चलिए ठीक है, संवारने का काम करना चाहिए और मिलजुल कर होना चाहिए। ढकेलने का काम किया था। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कौशल जी हैं जुड़े हुए। कौशल जी, जैसा कि अभी किसानों के बारे में बग्गा साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं कि एक तरह से एक योजनाएं तैयार की जा रही हैं, मोदी जी ने अगर गारंटी दिया है कि इनकी आय दुगनी की जाए तो वास्तव में उसके लिए सारे अरेंजमेंट हो रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये अरेंजमेंट किसानों की आय दुगनी कर पाएंगे? निश्चित तौर पर किसान जितना लगाते हैं अपने प्रति एकड़ लागत, मुझे लगता है कि उनको उनके समर्थन मूल्य का पैसा मिलना चाहिए। और जिस तरह किसान जो सभा का आयोजन किया, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसान महाकुंभ उस सिलसिले में और फलीभूत हो जाता है यदि आज छत्तीसगढ़ के किसानों को 31 रुपये पैसा दे दिया जाता है। क्योंकि लोग बड़ी उम्मीद लगाए हुए बैठे कि हमको पैसा कब मिलेगा। ठीक है, 2 दिन बाद मिलेगा 12 तारीख को, लेकिन आज चूंकि इतना बड़ा आयोजन था, आपके केंद्रीय मंत्री आए हुए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम भी किसान परिवार से आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन यदि पैसा किसानों के खाते में डल जाता तो ये किसान महाकुंभ आज सफल हो जाता है। क्योंकि जब चुनाव आते हैं, इस तरह के आयोजन होते हैं और इस तरह के आयोजन का महत्वपूर्ण तब और बच जाता है जब उसमें आप कुछ दे कर जाते हैं। निश्चित तौर पर 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा जरूर की राजनाथ सिंह जी ने किसानों को, लेकिन यदि किसान का पैसा उनको आज मिल जाता तो मुझे ऐसा लगता है कि किसानों के लिए आज बल्ले बल्ले का दिन होता। और ये मान के चलते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो आज हमारे लिए पूरा हो गया। तो कहीं न कहीं इस तरह की जो योजनाएं आप लॉन्च करके बड़ी बड़ी जब आयोजन होते हैं
ऐसे आयोजन में जब आप अपनी योजनाओं को लॉन्च करते हैं, अपनी जो घोषणाओं को पूरा करते हैं, तब जनता के बीच एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि आपने जो कहा था वो किया है। निश्चित तौर पर कुछ देरी हो रही है, काम करेंगे, क्योंकि सरकार जब आती है तो थोड़ा डिले होता है, लेकिन जब ऐसे आयोजन होते हैं तो इस आयोजन की महत्ता तब और बढ़ जाती है जब आप पैसे देते हैं। और जिस तरह से बग्गा जी कह रहे थे, निश्चित तौर पर किसानों की आय दोगुनी करने की मोदी सरकार की योजनाएं हैं, उसको धरातल पर लाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं देखते बनती अच्छी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। जब तक आप किसानों के लिए जो योजनाएं आपने बनाई हैं, वो योजनाएं जब तक किसानों तक नहीं पहुंची, मुझे लगता है कि उनकी आय दोगुनी नहीं हो पाएगी। इसलिए इसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत है, निचले स्तर तक जहां तक योजनाओं को पहुंचाना, उसके लिए जो भी टीम है, जो भी अमला लगा हुआ है, उसको पूरी ईमानदारी से काम करना होगा, तभी जो किसान है वो सही उसको उसका दाम मिल पाएगा, उसको सम्मान मिल पाएगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बग्गा जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, वो एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम इसको लाना चाहिए, ताकि हम जो पैसा किसानों के लिए भेज रहे हैं, निश्चित तौर पर अभी डीबीटी हो रहा है हर अकाउंट में, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो कृषि यंत्र के लिए चलाई जाती है, कृषि के पंप के लिए चलाई जाती है, सिंचाई के लिए चलाई जाती है। ऐसी योजनाओं का लाभ बहुत सारे किसान नहीं ले पाते हैं, तो उनका जब तक लाभ नहीं पाएंगे, मुझे लगता है कि उनको जितना लागत प्रति एकड़ में लग रहा है, उसका यदि उनको मूल्य नहीं निकले, तब तक मुझे लगता है कि किसान जो है वो अपना प्रगति नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने की जरूरत है, क्योंकि योजनाएं तो बहुत सारी होती है, लेकिन उनको सही जगह तक पहुंचाने का जो काम है वो बहुत कम सरकारें कर पाती हैं। जी, वो बहुत कम सरकारें कर पाती हैं। लेकिन एक सवाल और उठता है, दीपक वैद्य जी की अगर जो बातों पर ध्यान दें, तो छत्तीसगढ़ के किसानों को 3100 रुपये धान की खरीदी मूल्य देने का वादा किया गया था, और वो मिल भी जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। देश के अन्य राज्यों के किसान ने कौन से गुनाह कर दिए हैं? आखिर उनको भी तो मिलना चाहिए, आपको नहीं लगता? जी कौशल, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसान पूरे देश में, निश्चित तौर पर जब घोषणा पत्र बनेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि किसानों के हित में कोई ना कोई बड़ा फैसला केंद्र सरकार लेगी, क्योंकि आप सिर्फ एक राज्य के किसानों को 31 रुपए देंगे और बाकी जगह पे सिर्फ जो एमएसपी 2100 या 2200 रुपए देंगे, तो मुझे लगता है कि दूसरे राज्य के किसानों के साथ अन्याय होगा। इसलिए जब घोषणा पत्र आप जारी होगा तो मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं जो अभी का जो एमएसपी है, जो 2200 रुपए है, निश्चित तौर पर उसमें बढ़ोतरी करेगी केंद्र सरकार, क्योंकि उनको पता है किसानों को हम नाराज करेंगे तो हमारे लिए ये ठीक नहीं होगा। और यही वजह है कि जो दिल्ली में जो किसान आंदोलन है, उनका पहली मांग यही कि उनको एमएसपी मिलना चाहिए। तो जो एमएसपी की जो कीमत है, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में यदि 3100 है तो पूरे देश में कम से कम 2500 से 2700 तो किया जाना चाहिए, ताकि जो किसान हैं उनको उनकी उपज का सही दाम मिल सके और जो मेहनत है उसका सही परिणाम और सही फल उनको मिल सके। चलिए रुपेश दुबे जी, जल्दी से एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि हाँ आ रहे हैं बग्गा साहब, आपके पास ही आएंगे, उसके बाद से ही खत्म करेंगे अपना कार्यक्रम। रुपेश दुबे जी जल्दी से जवाब दीजिएगा कि जो छत्तीसगढ़ में ये बात दीपक वैद्य जी ने उठाई है कि वास्तव में सिर्फ छत्तीसगढ़ के किसानों को ही क्यों 3100 रुपये एमएसपी दिया जाए, अन्य राज्यों के किसानों को तो क्या केवल छत्तीसगढ़ में उठाएंगे इस बात को? कांग्रेस सिर्फ छत्तीसगढ़ में उठा रही है या फिर कोई और? देवेंद्र जी, जिस प्रकार से भाजपा किसानों को गुमराह करने का काम करती है, 3100 रुपया इनके द्वारा एमएसपी नहीं दिया जा रहा है। ये एमएसपी के अलावा नई योजना लागू करनी पड़ गई, किसान समृद्धि योजना, कुल मिलाकर उन्नति योजना खरीदी का दाम जो है वो सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन धान खरीदी पर ही वो दिए जा रहे हैं। तो मान लेते हैं ना कि 3100 रुपए हो गए हैं, उनको मिल रहे हैं, धान के मूल्य मिल रहे हैं, चाहे न्याय योजना के अंतर्गत या फिर कोई और योजना के अंतर्गत, किसान सम्मान योजना के अंतर्गत जो भी छत्तीसगढ़ में योजनाएं चल रही हैं उसके माध्यम से दे रहे हैं, लेकिन धान खरीदी का मूल्य तो 3100 रुपए हो गया ना। एक अगर जो देखा जाए तो एक क्विंटल धान का मूल्य किसानों को 3100 रुपए मिल रहे हैं। अगर बीजेपी दे रही है तो चाहे किसी माध्यम से दे, चाहे आपकी सरकार थी तो शायद किसान न्याय योजना के माध्यम से दे रही थी, तो बढ़े हुए मूल्य मिले ना। हमारे कहने का तात्पर्य है तो अन्य राज्यों को भी मिलना चाहिए, ये आप कांग्रेस का कहना है। तो केवल इस बात को छत्तीसगढ़ में उठाएंगे या फिर इसको और बड़े तरीके से पूरे देश में उठाने वाले हैं, और उसके लिए रणनीति क्या है आपकी?
जल्दी से बताइए सर, हम क्योंकि समय समाप्ति की ओर है। देवेंद्र जी, किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करती रही है, किसान आंदोलन, और जिस प्रकार से भाजपा ने किसानों के साथ अन्याय करते हुए 3 कृषि कानून लागू किए थे, अंत में उन्हें वापस लेना पड़ा था। और आज भी इनके द्वारा देखेंगे, जब किसान आंदोलन रहते हैं तो कृषि मंत्री जाकर के बात नहीं करते, रेल मंत्री जाकर बात कांग्रेस करेंगे, ने किया था या किसान संगठनों ने किया था, ये बताइए हमें। किसानों ने किया था, किसान संघ के किसानों ने किया था, किसान संघ ने किया था, और किसानों के आंदोलन का हम समर्थन करते रहे हैं, उनके साथ खड़े रहे हैं। अरे सर, आप विपक्ष में है, भूल क्यों जाते हैं? ये काम आपको करना चाहिए था। किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके आंदोलन कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को? क्या बात कर रहे हैं आप? आपको अगर जो इस बात को उठाना है तो आगे आइए आप लोग। कांग्रेस क्यों यहाँ पर बैठी रह रही है, हाथ पे हाथ धरे? हम समर्थन करेंगे, हम समर्थन करेंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप किस लिए आप विपक्ष में किस लिए हैं भाई? कौन से बड़े विपक्ष का ये तगमा लेके बैठे हुए हैं आप? निश्चित रूप से जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, 3 किस्तों पे दे रहे हैं, 6,000 रुपए को आकलन करेंगे तो एक दिन में 17 रुपए का भी आता है। क्या एक किसान का एक दिन के 17 रुपए का सम्मान करते हैं? इसके लिए किसानों की लड़ाई कांग्रेस कब लड़ने वाली है बृहद रूप में, हमें यह बता दीजिए देवेंद्र जी। पहले जब किसान आंदोलन हुए थे तो राहुल गांधी जी ने अपनी आवाज बुलंद की थी, और चूंकि किसान का आंदोलन होता है उसमें राजनीति करने की हमारी मंशा नहीं रहती। हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ जो अन्याय भाजपा कर रही है, जब राजनीतिक दल के रूप में आप रजिस्टर्ड हैं तो राजनीति कीजिए ना, किसानों के मुद्दे को लेकर के क्यों पीछे हैं? किसानों को सम्मान करते हैं, किसान आंदोलन का सम्मान करते हैं, और निश्चित रूप से सड़क की लड़ाई कांग्रेस ने किसानों के साथ लड़ी है। बुरा मत मानिएगा रूपेश दुबे जी, एक बात कह दें, आप समर्थन करते हैं सिर्फ, अगर वो लड़ाई आप लड़ते ना, यानी कि कांग्रेस लड़ती, तो रंगत ही कुछ और होती। कांग्रेस को इस तरह से लोग नहीं देखते। करना चाहिए एसी की राजनीति आप लोग छोड़ दीजिए, अपने बड़े नेताओं तक संदेश जरूर पहुंचा दीजिएगा। जसविंदर बग्गा जी कुछ कहना चाह रहे थे, हम जल्दी से आपके पास आएंगे क्योंकि समय नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन सवाल मेरा वही है आपसे, वही है सर, कि छत्तीसगढ़ के किसानों को दिया आपने, सभी खुश हैं, ठीक है, चाहे किसी भी माध्यम से दें, किसी योजना के माध्यम से दें, लेकिन ये कुंटल धान का मूल्य जो है आपने 3100 रुपये किसी माध्यम से दिया, अच्छी बात है, इस बात की हम सराहना कर रहे हैं। लेकिन कौन सा पाप दूसरे राज्य के जो किसान हैं उन्होंने किया है? देवेंद्र जी, मुझे लगता है कि आपके माध्यम से दीपक जी तक इस बात को समझाने की आवश्यकता है कि किस प्रकार मोदी जी ने देश के अलग अलग क्षेत्र में जो अलग अलग उपज होती है, हर जगह धान नहीं होता, पंजाब चले गेहूं होगा, महाराष्ट्र चले कपास होगी, गन्ना होगा, किस प्रकार से उनकी एमएसपी में बढ़ोतरी करने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। इसे दीपक बैज जी सहित पूरी कांग्रेस को समझना चाहिए। धान के एमएसपी में 64% की वृद्धि हुई है 10 वर्षों में, गेहूं के एमएसपी में 62.5% की वृद्धि हुई है, चने में 75%, मसूर में 118%, सरसों में 85%। साहब, इस बात को कांग्रेस को समझना चाहिए कि मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ किसानों के विषय को लेकर गाल बजाने वाले काम नहीं करते जैसा आप कर रहे हैं। हमने ठोस काम किए हैं, और इसलिए पूरे देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ दृढ़ता से खड़ा हुआ है। और मैं एक तथ्य और आपके सामने रख देता हूं कि जिस समय मोदी जी सरकार में आए 2014-15 में, उस समय 761 लाख टन खरीदी हुई थी एमएसपी पे। एक बात बताइए बग्गा साहब, एक बात हमें बता दीजिए बग्गा साहब, माफ कीजिएगा, एक बात बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि धान के मूल्य में 64% की 10 सालों में वृद्धि की गई, 64, यानी कि 64% की वृद्धि आपने की है, यानी कि 10 सालों में, ठीक है। ये पूरे देश में हुआ होगा ना, सिर्फ छत्तीसगढ़ में तो नहीं हुआ, पूरे देश में हुआ। फिर भी 64% बढ़ने के बाद छत्तीसगढ़ के किसानों को और अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है ना। सिर्फ धान की हम बात कर रहे हैं, बाकी अन्य फसलों की नहीं। जहां जहां धान हो रहा है, जहां जहां धान किसान उगाते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। वहां के किसान ने कौन सा पाप कर दिया है?
कि 3100 पर नहीं पहुंचा है। आप 64% दिखा रहे हैं मुझे कि हाँ उन्हें 64% दिखाया है, हमने बढ़ाया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 64% बढ़ा है, पूरे देश में 64% बढ़ा है, उसके बावजूद किसी योजना के माध्यम से आप दे रहे हैं ना छत्तीसगढ़ के किसानों को, देने जा रहे हैं, और हम मान लेते हैं कि आप देंगे। आपकी बातों पे विश्वास है मुझे कि हाँ आप जरूर देंगे, चुनाव भी आने वाला है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि धान के किसान अन्य राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है कौन सा पाप कर दिया है? आप हमें ये देखिए, आपको जिस प्रकार देश की जनता को मोदी जी के ऊपर विश्वास है ना देवेंद्र जी, मुझे लगता है आपको भी मोदी जी के ऊपर उतना ही विश्वास रखना चाहिए। अगर उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों का ध्यान रखा है और धान की कीमत 31 रुपए की मोदी की गारंटी दी है, तो मान के चलिए मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। उनके लिए सारे प्रदेश अपने हैं, भाजपा की सरकार हो तो भी और ना हो तो भी वो पूरे देश को समग्र भाव से देखते हैं, समभाव से देखते हैं। और आप विश्वास रखिए, मोदी जी के लिए हमारे किसान उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने आप और मैं हैं। समय आने दीजिए, मोदी जी उन किसानों के साथ उनकी चिंता करते हुए आपको जुड़े दिखेंगे और उन किसानों के साथ भी बेहतर होगा। जी, उन किसानों के साथ भी बेहतर होगा। हमें भी यही उम्मीद है कि सभी किसानों को समान रूप से जो भी सरकार हो वो देखे। चूंकि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते, सवाल बहुत तेरे हैं, जवाब लेने हैं, लेकिन समय इजाजत नहीं देता, इसलिए इस चर्चा को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वास्तव में किसान पर घमासान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में ये बातें सामने आई है, छत्तीसगढ़ के धान के किसानों को 3100 रुपए तो मूल्य मिल जाएगा 1 क्विंटल का, लेकिन वास्तव में जो दीपक बैज ने कहा है कि अन्य राज्यों के किसान ने कौन से पाप किए हैं। धान के किसानों की अगर जो बात करें, 64% अगर जो धान के मूल्य में वृद्धि की गई है पिछले 10 सालों में, तो अतिरिक्त पैसे छत्तीसगढ़ के किसानों को दिए जा रहे हैं। ऐसे में अन्य राज्यों के किसानों ने कौन सा पाप किया है, इस पर जवाब हमें यही मिला है कि मोदी जी पर विश्वास कीजिए, सबके साथ न्याय होगा। तो इसी आशा के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।